हम्म। जी। हम्म। हम्म। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम प्राइस की बात करेगा या मैक्सिमम की भी कर सकते, मिनिमम प्राइस पे आएगा। यस, देर इज बफर स्टॉक स्कीम कई एंगल से यूज होती है। हमजा एक बेसिक एंगल है कि बस एक स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड की जा रही है फार्मर्स को। जब अबंडेंट क्रॉप है तो स्टोर कर लो, शॉर्टेज में उसको रिलीज करके बेच दो। एक बेसिक उसका लेवल ये है। दूसरा है कि गवर्नमेंट आपका एक्सेस या शॉर्टेज को कवर करेगी और प्राइसेस को स्टेबल करेंगे बफर स्टॉक के थ्रू। यानी जिस साल बम्पर क्रॉप थी, ज्यादा फसल हो गई तो खरीद लेंगे एक्स्ट्रा सरप्लस को और अपने बफर स्टॉक पे रख लेंगे। और जब शॉर्टेज हुई तो उसको रिलीज करके बराबर कर देंगे। समझ रहे हो ना? और समटाइम्स गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस लगाई हुई होती है टू हेल्प फार्मर्स, ठीक है, और सप्लाई जारी बात है ज्यादा है तो गवर्नमेंट एक्सेस खरीद के बफर स्टॉक में लगा रही है, तो उस एंगल इंक्लूड किया जा रहा है। कंटेंट उसका बहुत है, उसका तो कंटेंट बहुत है। अभी लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन दैट हमजा ऑलरेडी पोज्ड। 2020 का क्वेश्चन हमजा ने बताया कि जी, discuss if an indirect tax is an effective way of reducing uh, इंटरनेशनल टूरिज्म बाय अ कंट्री। एक कंट्री के लोग इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत करते हैं, तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स लगा रहा है। तो क्या ये कामयाब है कि नहीं? नई मार्क्स स्कीम पे बात करते हैं, नॉलेज एंड एनालिसिस के 8 मार्क्स हैं। तो बहुत अच्छा होगा कि आप लोग स्टार्ट करें इनडायरेक्ट टैक्स की अच्छी खासी इलेबोरेशन से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नॉलेज के 2 मार्क्स आ गए हैं, प्लस अब हमारे पास इतना कंटेंट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले, an indirect tax is imposed on spending by consumers, ठीक है? It is paid by both consumers and producers depending on the elasticity. Common examples of an indirect tax are uh, GST, VAT, tariffs, etc. ठीक है? अब in this case it will be a tariff imposed on imported goods and services. uh, हम बात कर रहे हैं बच्चों जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है कि इनडायरेक्ट टैक्स किस हद तक इफेक्टिव होता है। एक कंट्री अगर लगाए कि फॉरेन हॉलीडेज लोग कम करें, तो पहले आपने इनडायरेक्ट टैक्स को अच्छा सा डिफाइन कर दिया। इट्स अ टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर, इट्स लेविड ऑन स्पेंडिंग। कॉमन एग्जांपल्स आर जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, टैरिफ्स। दिस केस इट वाज टैरिफ। और बता दो, इट कैन बी एड वलोरम और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इज according to number of units imported, so it's according to quantity, according to volume, whereas ad valorem is a specific percentage of the price of the product। ठीक है? जब आप ये कर चुके होंगे तो उसके बाद आपको नॉलेज के मार्क्स मिल गए। फिर स्टार्ट करें जी कि इनडायरेक्ट टैक्स जब आपने लगाया तो इंपोर्टेड हॉलीडेज बिकेम एक्सपेंसिव। कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग हॉलीडेज, ट्रैवलिंग अब्रॉड विल बिकम हायर, जिसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ेगी। सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ेगी। प्राइस बढ़ने से कम लोग अफोर्ड कर पाएंगे। अभी ये लग्जरी गुड है, तो प्राइस विल प्ले इट्स फंक्शन ऑफ राशनिंग, और गरीब और मिडिल क्लास कम हासिल कर सकेंगे। सिर्फ अमीर जो उसके ऊपर ज़्यादा वैल्यू डाल रहे हैं वो ही अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है जी? फिर उसके बाद जी, अब यहाँ पे कहिए गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू मिलेगा, जिस रेवेन्यू को वो यूज कर सकते हैं अबाउट creating awareness for local holidays available, which is a substitute for imported holiday. So depending on the cross elasticity of demand, people can switch towards the local holiday। ठीक है? अब क्यों इफेक्टिव नहीं होगा? वही बात कि इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी इफेक्टिव इन लाइन विद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर डिमांड फॉरेन हॉलीडेज की इन इलास्टिक है। अब यहाँ पे कोई हम थोड़े पीडी के फैक्टर्स ले आते हैं ताकि मजीद सब्सटेंस ऐड करें, बीफ अप करें अपने आंसर को। फॉर एग्जाम्पल, ये एविस ट्रैवल्स था, या कोई जैसे पाकिस्तान में बुखारी ट्रैवल्स है जिनका बड़ा ब्रांड इमेज है, बड़ी क्लासी हॉलीडेज ये आपको देते हैं। तो इस केस में डिमांड इज लाइकली टू बी इलास्टिक, इन इलास्टिक, बिकॉज उनके जो कंज्यूमर्स हैं वो हर साल ट्रैवल करेंगे, क्रूज हॉलीडेज पे जाएंगे, फॉरेन ट्रिप्स पे जाएंगे। तो इन इलास्टिक डिमांड की वजह से, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनडायरेक्ट टैक्स ने प्राइस बढ़ाई थी, बहुत कम प्रोपोर्शनेटली डिमांड फॉर इंटरनेशनल हॉलीडेज विल फॉल। ऑल्दो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत बढ़ेगा, लेकिन द एम ऑफ रिड्यूसिंग हॉलीडेज मे नॉट बी रिड्यूस्ड। ठीक है? अब इवेल्युएशन पे जाएंगे जी कि एज डिस्कस्ड अबव, द सक्सेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विल डिपेंड ऑन
Price elasticity of demand for foreign holidays. If elastic, it will be very effective. उसके बाद it will also depend on cross elasticity of demand for domestic holidays. How close substitute there are available domestically, उस पर डिपेंड करेगा कि लोग स्विच करेंगे लोकल गुड्स पे, लोकल ट्रैवल के ऊपर या नहीं. और आखिरी चीज, साइज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. कितना इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया था, अगर काफी सब्सटैंशियल था तो फिर इफेक्टिव होने का ज्यादा चांस है. तो यहाँ पे हमारा ये कंक्लूजन बन जाएगा कि इट डिपेंड ऑन many internal and external factors like elasticity of demand, cross elastic price elasticity of demand, cross elasticity of demand, and size of tax. हमजा कुछ समझ आया? हमने बातें बनाई हैं थोड़ी सी. जी. ये देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑलवेज लेविड ऑन स्पेंडिंग. ठीक है. बर्डन डिवाइड डेफिनेटली होता है. हम्म. हम्म. देखो देखो, अभी अभी अब सारे में, हाँ जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें. हाँ, सॉरी. अच्छा, गलती से हाथ लगे. टू श्योर श्योर, आई गॉट इट, आई गॉट इट. देखो जी, अब लेट्स सी, इसका हम जो हमजा की बात है उसकी बात करते हैं. मैंने भी आपके सामने, मैं अभी अपने सॉरी अपने फ़ोन पे नेट खोला है जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड. Unlike direct taxes, indirect taxes are levied on goods and services, not individual payers, and collected by retailer or by the retailer or manufacturer, sales and value added tax. तो बात तो वहीं आ रही है हमजा, चाहे आप स्पेंडिंग पे लगाएं. वैसे इन माय ओपिनियन एनी टेक्स्ट बुक से स्पेंडिंग पे लगता है. प्रोड्यूसर के मैंने कभी नहीं देखा कि प्रोड्यूसर पे लगता है. आई गेटिंग द पॉइंट? जी बेटे. देखो बेटे, ये सप्लाई साइड बन जाएगा क्योंकि फिस्कल में, एक्सपेंशनरी में तो आप डायरेक्ट टैक्सेस कम करेंगे ना. बेटे दोनों दे रहे हैं ना, भी और कंज्यूमर्स भी. ठीक है. जी. हम्म. हम्म. बिल्कुल करते हैं. जी जी, मैंने आपकी डेफिनेशन देखी है. एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन और ग्रुप लाइक मैन्युफैक्चरर्स दैट शिफ्ट टू अ डिफरेंट पेयर, यूजुअली द कंज्यूमर. बिल्कुल ठीक है. अनलाइक डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट इंडिविजुअल पेयर्स. बात फिर भी वहीं आ रही है. आप लोग ऐसे लिखना चाहें, आई हैव नो वरी एट ऑल. ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है, फ्लॉ नहीं है हमजा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई डोंट सी एनी. या मैंने केम्ब्रिज की मार्क्स की जब भी देखा है, इन्होंने स्पेंडिंग का वर्ड यूज किया हुआ है, लेविड ऑन स्पेंडिंग की बात की हुई है. जी बेटे, आगे पूछें. जी 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 जी. नहीं, ऑफ ट्रैक नहीं हो रहे बिकॉज टैरिफ इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. और इम्पोर्टेड है हॉलीडे पे, जब भी लगेगा एक्साइज ड्यूटी की फॉर्म में लगेगा या वैट की फॉर्म में लगेगा, बनेगा वो टैरिफ एट द एंड, क्योंकि इम्पोर्ट्स पे लग रहा है. Yeah, got it. No, perfect. I like such discussions. It helps a lot, especially the top kids. उनको बहुत इसमें help होती है. Uh, Zorays, you have really improved and keep attending. I can see a different Zorays from when I started your section. उस वक्त में और आप में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ चुका है. तो खैर, anyways, let's now start. जी, मैंने सारा कुछ ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपके पेपर्स, मार्क स्कीम्स, ताकि आज हम अच्छी तरह डिस्कस करें इसको. हमने क्वेश्चन टू पार्ट ए कर लिया था. कोई बच्चे नहीं थे तो वो प्लीज ये वीडियो देख लीजिएगा. बी पार्ट जी, assess whether education should be classified as a public good rather than classified as a merit good. ये क्वेश्चन बहुत मिसअंडरस्टूड, मिसअटेम्प्टेड, मिसडायरेक्टेड. मैंने ये मिड्स में दिया था. हर साल तकरीबन ये कहीं ना कहीं किसी टेस्ट में जाता है या एग्जाम में जाता है.
क्योंकि कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप ऑफ गुड्स का। बच्चे समहाउ इसको, स्पेशली अगर वो कह दें कि जी फ्री गवर्नमेंट दे रही है, तो उसको पब्लिक गुड्स में डाल के सारे आंसर का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बेटे, एजुकेशन, हेल्थ केयर, खुद सोचो, आप प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हैं, हाउ कैन इट बी अ पब्लिक गुड? ठीक है, इसकी प्राइस आप पे कर रहे हैं, फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं है। तो हमेशा गुड्स को जज किया करो उनके कैरेक्टरिस्टिक पे। प्योर पब्लिक गुड्स सिर्फ चार पांच हैं: नेशनल डिफेंस, स्ट्रीट लाइट्स, लाइट हाउसेज, फ्लड डिफेंसेस, ठीक है, किसी हद तक रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम द नेशनल नेटवर्क, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट मिक्स इट विद मेरिट गुड्स विच आर अ प्योर प्राइवेट गुड। तो अब इसको जरा स्टार्ट करते हैं आंसर को, कि क्या एजुकेशन को हम क्लासिफाई करें पब्लिक गुड्स में या क्लासिफाई करें मेरिट गुड में। अप टू फोर, व्हाई इट इज नॉट क्लासिफाइड एज अ पब्लिक गुड। सो पब्लिक गुड्स को हम अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। ए पब्लिक गुड इज got has got the characteristics of non excludability। अब कोई बच्चा मुझे बताओ, व्हाट इज नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी? बिल्कुल सही है जी। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी इज व्हेन नो वन कैन बी स्टॉप फ्रॉम कंजम्पशन से बाय चार्जिंग अ प्राइस। लीगली आप किसी को उनके इस्तेमाल से रोक नहीं सकते। दे आर ऑल्सो नॉन ड्राइवल। हमजा के अलावा कोई और बच्चा बताएं जी, नॉन ड्राइवलरी का यहाँ पे क्या मुराद है? Very good wording, very good. Consumption by one consumer does not reduce the availability or benefit फॉर अदर कंज्यूमर्स, उसकी तादाद में कम नहीं होती। अब यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छा करना चाहो तो नॉन रिजेक्टेबिलिटी, नॉन मार्केटेबिलिटी को भी लेके आ सकते हो। वरना ये दो कैरेक्टरिस्टिक, दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलरी लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर, where some consumers will pay and the rest will benefit without paying. This makes it difficult or almost impossible for private sector to charge a price for them. Therefore, education cannot be classified as a public good because a price can be charged। ठीक है, अब यहीं से हम चले जाते हैं कि एजुकेशन पहले जी मेरिट गुड क्यों है और फिर प्राइवेट गुड क्यों है, और क्यों इसको हम मेरिट गुड में कैटेगराइज करते हैं। एजुकेशन इज ए मेरिट गुड बिकॉज, हाँ कोई बताएं मेरिट गुड की डेफिनेशन आप में से। वेरी गुड, आपने ए टू का भी साथ बता दिया। ए एस वाले बच्चे सिर्फ अगर इतना लिख दें कि मेरिट गुड्स आर बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स बट ही और शी अंडर एस्टिमेट्स द बेनिफिट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। लोगों को पूरा पता नहीं होता कि एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह हमारे लिए कितनी अच्छी हैं, वो उसके बेनिफिट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आई गिव द एग्जाम्पल कि जैसे मैंने आज मैसेज किया था कि बच्चे ज़्यादा आइएगा, आज हमने बफर स्टॉक पे क्वेश्चन करना है। तो वजह क्या थी कि इस इन्फॉर्मेशन फेलियर को दूर किया जाए। बच्चे रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, अभी है जी 20 दिन, अभी और हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा, एग्जाम सर पे आ जाएगा। मेरिट गुड्स के साथ ऐसे ही होता है। सो अब आपने क्या बोलना है? मेरिट गुड्स आर बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स, however they underestimate their benefits due to lack of information या availability of full information, एहसास नहीं है उनको। तो education falls under merit good, then essentially it becomes a private good क्योंकि it is excludable। अब कोई बच्चा मुझे excludability की definition दे। What is excludability? ये राइवलरी है, ये राइवलरी है, ये राइवलरी है। excludability, yes, consumption can be prevented for consumers who are unable to pay। There is a mechanism in place कि लोगों को उसके इस्तेमाल से रोका जा सकता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी, दे आर राइवल इन नेचर। ये वाली जो मासिल ने बात की थी कि कंजम्पशन बाय वन पर्सन reduces the availability and benefit for other consumers. This causes rejectability and marketability, which leads to free rider problem. No free rider problem. No free rider problem. No one can benefit from private goods like education without paying.
even if it's being provided by public sector for free, rivalry will still hold. एक सेकेंड मासिल, rivalry will still hold. एक सीट यूनिवर्सिटी की जब एक बच्चा ले लेता है तो बाकी बच्चों के लिए वो सीट अवेलेबल नहीं रहती। जी मासिल, अब बात करें। फिर आपने समवन एल्स का वर्ड यूज कर दिया है। बैरियर्स भी ना करो, सिंपल रखो मासल, सिंपल रखो। when yes, people can be stopped from consuming that good by charging a price, ठीक है। अब आपने जो बात की है मासिल, ये बड़ा गलत साउंड कर रहा है, एस्टैब्लिशिंग बैरियर टू चार्जिंग अ प्राइस। व्हाई आर यू, don't use the word barrier. Consumers can be stopped from consumption by charging a price. They can be excluded from benefit. ठीक है, यूं कर ले। अब बच्चे, एक बार हमने सारा कर लिया, एक बार मैं रिकैप देना चाह रहा हूं ताकि सब बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए और किसी को इस क्वेश्चन में, रिपीटेड क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले जी, हम 4 मार्क्स के लिए पब्लिक गुड्स क्या होती हैं और एजुकेशन पब्लिक गुड क्यों नहीं है। Public goods are non excludable. That means no one can be legally stopped from consuming them once they are provided, say by charging a price. उनको रोका नहीं जा सकता। Secondly, they are non-rival in nature. Consumption by one consumer does not reduce or inhibit the ability of other consumers. किसी के benefit में कमी आ ही नहीं रही, availability में कमी आ ही नहीं रही। अब यहाँ पे अच्छा लगेगा एग्जाम्पल्स दे दें। स्ट्रीट लाइट्स, फ्लड डिफेंसेस, नेशनल डिफेंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर पब्लिक गुड्स। लाइट हाउसेस भी इसी में आते हैं। उसके बाद जी, ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स they become non rejectable, non marketable. Private sector cannot charge a price for them. There is a free rider problem. It's either very difficult to charge a price or in some cases impossible to charge a price. Therefore, public goods can never, education can never be a public good because it is provided by private sector and a price does get charged for it. अब हम 4 मार्क्स के लिए ये मेरिट गुड क्यों है। मेरिट गुड का जैसे हमजा ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी थी A2 वाली, आप लोग भी वो याद कर लें, बड़ी आसान है। Merit goods are those goods or services which are beneficial for consumer, but he or she underestimates the benefit due to lack of information about the benefits, and they have benefits for third parties, external benefits which are ignored by private sector, hence they are underproduced and underconsumed. Examples: education and healthcare. Education essentially is a merit good and falls under private goods category because it is excludable. Those students who do not pay the fee may not be allowed to take classes. Those students who do not afford higher education may not be able to go to universities. ठीक है, जरा थोड़ा सा अप्लाई करें क्वेश्चन को। फिर जी, दे आर राइवल इन नेचर। वन admission occupied by a student leaves less admissions available for the rest of student body. So basically, consumption by one reduces the availability or benefit for the rest of consumers. They'll have no free rider problem. Price can be charged by the private sector, hence private sector does provide them. They become a merit good. अब यहां पे वैल्यूएशन करते हैं जी। एज डिस्कस्ड अबव, education can never be categorized as a public good because it's non-excludable, non-rival. अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है क्या होते हैं। And there is no free rider problem. However, in cases where a price cannot, where private sector demand is too low for education, government may entirely provide education themselves or subsidize this very useful service because it's a merit good and there's a market failure at hand. Hence, government might provide them themselves or subsidize private sector. So they are provided by both sectors. To conclude, education is strictly a private good and a merit good. Hence, it can never be classified as a public good. बच्चों, एक बार बता दो, सबको समझ आ रहा है? किसी को प्रॉब्लम हो, प्लीज रेज योर कंसर्न्स। हम्म।
हम्म, सेम आंसर है। पब्लिक गुड और नॉट का मतलब क्या है? प्राइवेट गुड है, मेरिट गुड है। ठीक हो गया ना? सेम आंसर। यस, आपने बस स्टिक करना है सिलेबस पे। देखो उसे भी पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, दे आर नॉट इकोनॉमिस्ट, दे आर नॉट बीएससीज और एमएससीज। हमजा आप जैसे बच्चे तो कम होते हैं ना जो इसको होलिस्टिक पिक्चर ले रहे हो। जस्ट मेक श्योर कि बेसिक सारी उसको सुना दो, फिर मजीद ऐड करना है। मार्शल यू एज वेल, फिर मजीद बात ऐड करनी जरूर ऐड करें। जी आप बताएं। नहीं आएगा, नहीं आएगा। मेरिट गुड भी है, प्राइवेट गुड भी, उसकी नेचर तो चेंज हो ही नहीं सकती। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। मेरे ख्याल में पहला क्वेश्चन बहुत डुएबल था और बड़ा हाई स्कोरिंग था, लेकिन सेकंड भी बहुत डुएबल है। थर्ड क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। अनफॉर्चुनेटली इलास्टिसिटीज को बच्चे अपनी मास्टरी नहीं करते। इतना 8 आउट ऑफ 8 वाले क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब हल्का आंसर भी 6 तो स्कोर कर जाता है, क्योंकि मैथमेटिकल स्कोर है। उसने खुद ही बोला है जी, फॉर्मूला भी दें, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बाकी हम बाद में देखते हैं। 3 मार्क्स नॉलेज के तो लेना जी। मुझे बताएं 3 मार्क्स नॉलेज के कैसे आएंगे? क्या डिफाइन करोगे? क्या क्या करोगे? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं हमजा। जैसे ही आपने एक्सीडी को डिफाइन किया, फिर उसका फॉर्मूला बताया, एक एक मार्क मिल गया। फिर मीनिंग ऑफ पॉजिटिव यानी सब्स्टिट्यूट्स एंड नेगेटिव यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तीसरा मार्क यहाँ पे है। अब मैं बच्चों को इनवाइट कर रहा हूँ। जी जी बेटे। ये इसमें अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, जहां नॉलेज खत्म हो रही होती है वहीं से एनालिसिस स्टार्ट हो रहा होता है। इस क्वेश्चन में नॉलेज का थर्ड एनालिसिस के स्टार्ट से मिल रहा है। सो जिस एंगल से भी जाओगे आपका थर्ड मार्क आ जाएगा। इसमें कुछ बच्चे रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक बताने शुरू कर देते हैं, और फिर प्राइस का चेंज बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। जरूरत नहीं है, वो सिर्फ पीईडी में, पीईएस में रिक्वायर्ड है, नॉट इन एक्सीडी वाईडी। तो अब स्टार्ट करते हैं जी। हमजा के अलावा मूसा या कोई बच्चा बताएं मुझे, व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? व्हाट इज इट? जी मेरे बेटा। बेटे इस क्वेश्चन में इन पर्टिकुलर, जैसे जैसे ही आप डेफिनेशन दोगे 1 मार्क है, फॉर्मूला दोगे दूसरा मार्क है, थर्ड मार्क कहाँ है? पॉजिटिव क्यों होती है एक्सीडी और नेगेटिव क्यों होती है, उसका स्टार्ट जैसे ही करोगे एनालिसिस का, तीसरा मार्क नॉलेज का मिल जाएगा आपको। ठीक हो गया? यहाँ पे रिलेटिव इलास्टिसिटी बताने की जरूरत नहीं है, वो डिटर्मिनेंट्स में ऑटोमेटिकली आ रहा है। चलें लेट्स स्टार्ट। नहीं, एक्सीडी वाईडी में कभी भी आपको इलास्टिक इन इलास्टिक की बात बताने की नॉलेज में जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आप जब वाईडी पे जाते हो, सुपीरियर गुड्स की इलास्टिक डिमांड आप खुद ही एक्सप्लेन करोगे, नेसेसिटीज की इन इलास्टिक आप खुद ही एक्सप्लेन करोगे। वो ऑटोमेटिक हो जाता है। इंफीरियर गुड का नेगेटिव रिलेशनशिप और इलास्टिसिटीज खुद ही एक्सप्लेन हो जाती है। आप समझ रहे हैं मासल कि ये इसमें आपको यहां जरूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट जी। अशरीना, गिव मी द फॉर्मूला डेफिनेशन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। It is a measure of responsiveness of the change in quantity demanded of one good to a change in price of another good. परफेक्ट, बहुत अच्छी डेफिनेशन है जी। इट इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड। अब इसका फॉर्मूला दें मुझे, जुरेज आप दे दो। बिल्कुल सही है। परसेंटेज चेंज इन क्यू डी ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। इसको प्रॉपर एक्सीडी या सीईडी इक्वल टू फॉर्मूला फॉर्म में लिखें। 2 मार्क्स आ गए जी। अब लेट्स गो टू लेट्स से फिजा। फिजा, एक्सीडी में बी पॉजिटिव फॉर कौन सी गुड्स की पॉजिटिव होती है बताएं मुझे? एस पी सी एन।
ये कौन साहब है इतने सोए हुए? वेरी गुड, ठीक बोला वैसे। एक्सीडी इज पॉजिटिव फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है। अब यहीं पे आपका नॉलेज का एक हिस्सा हो गया था। जब आप कॉम्प्लीमेंट्स पे जाएंगे बताएंगे नेगेटिव, तो दूसरा हिस्सा हो गया, नॉलेज का थर्ड मार्क आपको मिल गया। राइट, तो लेट्स स्टार्ट जी। सब्स्टिट्यूट्स की पॉजिटिव एक्सीडी क्यों होती है मासिल रिजवान? हाँ जी, कि सब्स्टिट्यूट्स की क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड पॉजिटिव क्यों होती है? हम्म, बिल्कुल सही है। यस, इसकी थोड़ी रीजन बता देते हैं। दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप इफ प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट, कोई अच्छी गुड बता दो, फॉर एग्जांपल कॉफी rises, consumers will be able to afford less coffee, they will automatically switch towards this substitute tea, demand for tea will rise। एक की प्राइस बढ़ रही है, दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, जैसे बोलो। ये आपका पॉजिटिव की एक्सप्लेनेशन है। एग्जाम्पल दे दो। अब इसी तरह मुझे, वैसे यहीं पे एनालिसिस में ही फर्दर बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की। and consider which determinants are most important in establishing the size and sign of coefficient। मुझे बताइए कौन से सब्स्टिट्यूट्स की डिमांड इलास्टिक होती है और कौन से की इन इलास्टिक, आपस में कम रिस्पॉन्स आ रहा होता है एक की प्राइस चेंज होने का दूसरे पे। एनीवन? बिल्कुल सही वर्ड आपने यूज किया है। इफ सब्स्टिट्यूट्स आर क्लोज, कंज्यूमर्स के लिए वो बड़े क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, लाइक कोक एंड पेप्सी कोला, demand is likely to be elastic, change in price of one will cause a greater change in demand for the other, value is likely to be positive and greater than one। समझ आ गया जी? वेर एज फॉर डिस्टेंट सब्सटीट्यूट्स, ठीक है, फॉर अ वेरी नोन ब्रांड टू लेस नोन ब्रांड सब्सटीट्यूट, एक की प्राइस चेंज हुई, दूसरी की डिमांड पे इतना इफेक्ट नहीं आया, वैल्यू विल बी लेस देन वन। समझ आ गया बच्चों? प्लीज डू आस्क, ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं। जी 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 जी। बिल्कुल, मैं तो करता होता हूँ, लेकिन यहाँ पे पहले मैं मार्क स्कीम कवर करवाना चाह रहा हूँ। चलें इसकी पूरी बात कर लेते हैं, एक बार पूरे आंसर को स्टार्ट करते हैं। Cross elasticity of demand is a degree of responsiveness of quantity demanded of one good to a change in price of another good. It is measured by the formula XCD is equal to percentage change in QD of good A divided by percentage change in price of good B। प्लीज QD ऊपर आएगा, प्राइस नीचे आएगी हमेशा। उसके बाद मेरे बच्चे, आप बोलें जी XCD values can be positive, this is the case of substitutes। Substitutes goods are alternatives used in place of one another, can be used for same purpose, same satisfaction दे रहे होते हैं। For example, coffee and tea, jam and honey। So if price of one rises, for example jam, it will be less affordable for consumers. Consumers will switch away towards honey. Demand for honey will rise. Now, how much will be the effect on the substitute will depend on how closely linked they are। Consumers के mind में वो कितनी close हैं। So if they're close substitutes, strong substitutes, demand is likely to be elastic, greater than one। However, if they're distant substitutes, demand is likely to be less इलास्टिक, लेस देन वन। थोड़ा इफेक्ट आएगा एक की प्राइस चेंज का दूसरे पे प्रोपोर्शनली, थोड़ा इफेक्ट आएगा डिमांड पे। अब कॉम्प्लीमेंट्स का इसी एंगल से मुझे कोई बच्चा सरप्राइज करो, आंसर दो। हम सरप्राइज मतलब था कि हमजा, जुरेज, ये बच्चे नहीं, मासिल नहीं, कोई और बच्चा बताएं मुझे। दिस साइलेंस इज अ बिट स्केरी। अभी तक आप लोगों को एक्सीडी पे कमांड नहीं आई, जबकि यूनिट 3 4 5 बोल बोल के मैं थक गया हूं। प्लीज बच्चों, गलत भी हो गया कोई मसला नहीं, समवन टेक द लीड एंड स्पीक हियर। जी हमजा। जी जी जी। हम्म, करनी है करनी है।
आएंगे उस पे आएंगे, अभी अभी हम ज्यादा डिट्रैक्ट नहीं होते, उस पे आते हैं बिल्कुल, उस पे आते हैं जी। बचे कोई और बच्चा करो प्लीज, बताएं जी थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्स का उसी हिसाब से। लेट्स सी। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वो मशवरा नहीं मांग रहा, ये बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं। अच्छा हुआ आपने बोल दिया अहमद, वो मशवरा नहीं पूछ रहा कि क्या यूजेज है क्रॉस इलास्टिसिटी का, एक्सप्लेन करना है सिर्फ रिलेशनशिप को। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप अहमद, क्यों? पहले कॉम्प्लीमेंट्स को बताएं होते क्या है, फिर नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है, और फिर एक्सप्लेन करें कितना आएगा साइन एंड साइज ऑफ कोएफिशिएंट। जी बोले। जी वेरी गुड, शाबाश, अब अच्छा बोल रहे हैं आप लोग, आगे चलें। इफ प्राइस ऑफ वन फॉल्स, ये सुनना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो ये हम नेगेटिव रिलेशनशिप क्लियर करें। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर जॉइंटली डिमांडेड, यूज टुगेदर, दे इंक्रीज ईच अदर्स वैल्यू या सेटिस्फैक्शन लेवल, हेल्प इन, इकट्ठे कंज्यूम करें तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है कंज्यूमर को। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, कार्स एंड पेट्रोल। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं जी। इफ प्राइस ऑफ, नेगेटिव रिलेशनशिप इज बिकॉज if price of one, for example cars, falls, demand for cars will rise. As a result, more petrol will be consumed, demand for petrol will also rise. Now how close the complements are will determine the size of coefficient. If it's cars and petrol, they are inevitable for each other, they cannot be, सिवा इलेक्ट्रिक कार्स के पेट्रोल कार्स, गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चलती, दे आर अ मस्ट फॉर ईच अदर। लिहाजा smaller fall in price of car will cause a greater percentage increase in demand for petrol, answer will be greater than 1, लेकिन sign will be negative because of the nature of relationship। ठीक है जी। however distant substitutes like cars and car accessories, price fall of accessories will have only a minor increase in quantity demanded for cars। समझ आ गया जी, ये आपका एनालिसिस हो चुका है। अब इवैल्यूएशन के 2 मार्क्स, इस पे बच्चे जरा स्टटर करते हैं। हु विल गिव मी द इवैल्यूएशन हियर, कौन से डिटर्मिनेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं? डिटर्मिनेंट्स वही हैं, उनको 2-3, हाँ क्लोजनेस ही मेन चीज है या स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, मुझे बताएं जरा। एनीवन, इवैल्यूएशन करें इसकी। नो, नॉट हियर, नॉट हियर। बेटे वो होता है यूजफुलनेस की लिमिटेशंस और उसकी इवैल्यूएशन, यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप एक्सप्लेन हो रहा है। क्यों हाँ शाबाश, बोले बोले बोले। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, और बोलें शाबाश। चले, काफी अच्छा स्टार्ट था फिजा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये दिस इज नेलिंग द इवैल्यूएशन। बिल्कुल, अब मैं जरा एक बार बोल देता हूँ सारी क्लास के लिए। The determinants most important are the perception of consumer about substitutes and complementary goods. If consumers feel they are close substitutes, they are very closely related goods, as a result, elasticity would be higher. Change in price of one will cause a greater percentage change in demand for the other. Same with complements. If they are a must use together products like cars and petrol, consumers perceive them to be कि एक दूसरे से सेपरेबल ही नहीं है, अल्टरनेटिव्स हैं, सॉरी अपना कॉम्प्लीमेंट्स हैं, लाजमी यूज करने हैं इकट्ठे, डिमांड इज लाइकली टू बी इलास्टिक। ठीक हो गया। ऑल्सो द वे दे आर प्रेजेंटेड बाय प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, किस तरह एडवर्टाइज किया जा रहा है, क्या परसेप्शन दी जा रही है। जैसे अक्सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो इकट्ठा बेच रहा है एक प्रोड्यूसर, उनको ऐसे प्रेजेंट करेगा कि भाई अगर तुमने ये लिया और साथ में ये लिया तो कितना फायदा होएगा। आई एम जस्ट एडिंग टू इट, मार्क मार्क सिर्फ 2 हैं, तो आपने बोलना है how consumers perceive them to be closely linked as substitutes and complements, how producers
present them to be closely linked as substitutes or complements. ठीक है? And the way consumers perception is affected by advertisement etc will determine the size of coefficient. Sign will be determined by the nature of relationship. For substitutes it will always be positive, for complements it will be negative. बहुत अच्छा आंसर कह देगा अनरिलेटेड गुड्स का कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी है। बच्चों मुझे बताएं किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? बिल्कुल अभी करा रहा हूँ जी मैं, हमारे पास है टाइम अभी थोड़ा सा, जल्दी से बफर स्टॉक करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको जल्दी से, ये आज मैंने हमजा से ही नोट्स मंगवाए थे इनकी एक टीचर के, क्योंकि मैं बफर स्टॉक इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाता था। अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन आ गया था, शुक्र है बच्चों ने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मेरे स्कोर अच्छा ले लिया था, तो अब सोच रहा हूँ बफर स्टॉक भी अच्छा कराते हैं। बफर स्टॉक स्कीम्स क्या होती हैं आप साथ मैं शेयर कर दूंगा ये वाली स्क्रीन्स। Definition of buffer stock scheme. A buffer stock scheme is a government plan या intervention to stabilize prices in fluctuating markets या volatile markets. This requires intervention by government through buying and selling. बफर स्टॉक स्कीम का आइडिया क्या है? गवर्नमेंट चाह रही है कि प्राइसेस को स्टेबल कर लें, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर, मोस्टली ये फार्मिंग गुड्स के लिए होती हैं, उनके लिए। तो प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अक्सर वॉलेटाइल ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो जी वजह क्या है? सप्लाई चेंज होती रहती है वेदर कंडीशंस की वजह से, डिमांड इनइलास्टिक है क्योंकि नेसेसिटीज़ हैं, और शॉर्ट रन में सप्लाई अक्सर एग्रीकल्चर की फिक्स्ड होती है। तो ये वजह हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। गवर्नमेंट क्या चाह रही है? ठीक है, प्लान कर रही है कि प्राइसेस इन एग्रीकल्चरल गुड्स की हम स्टेबलाइज कर लें थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दीज गुड्स। कैसे करते हैं इसका ग्राफ भी कभी भी मांगा जाता है। एम क्या है गवर्नमेंट का? स्टेबलाइज प्राइसेस, इंश्योर सप्लाई ऑफ फूड, यही बेनिफिट्स में भी आ जाएगा। प्रिवेंट फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ अ ड्रॉप इन प्राइस। अब जरा इसका सिंपल सा ग्राफ है बेटे, एक टारगेट प्राइस बनाइएगा जहां इक्विलिब्रियम बना दीजिएगा, उसके बाद आपने एक ग्राफ में सप्लाई कर्व को, ओपी कजन्स, नो नो नो, नॉट माय स्टूडेंट जी, अब आपने बेटे सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट करना है। आप क्या दिखा रहे हैं कि अबंडेंट क्रॉप हुई है, कोई बड़ा अच्छा सीजन था, बारिशें अच्छी हुई, तो सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ। अब क्या होगा जी? प्राइस ने P2 पे आ जाना है, तो गवर्नमेंट चाहती है प्राइस को टारगेट प्राइस टीपी पे ही रखें। तो उन्हें कितना यहाँ पे खरीदना पड़ेगा फार्मर्स से? Q1 से Q2। सबको समझ आ गया बच्चों? जितना सरप्लस हो रहा है एट प्राइस टारगेट प्राइस S1 और S2 के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और नीचे क्वांटिटी में Q1 से Q2 क्वांटिटी गवर्नमेंट खरीद के अपने बफर स्टॉक्स में लगा देगी, ताकि प्राइस टारगेट प्राइस पे स्टेबल रहे और फ्लक्चुएशंस ना आए। एनी कंफ्यूजन बच्चों? उसमें भी इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद बेटे इफ देर इज वेरी गुड हार्वेस्ट, एक्सप्लेन हो रहा है, एंड सप्लाई इंक्रीजेस टू S2, द मार्केट प्राइस वुड फॉल टू P2, द प्राइस इज बिलो द टारगेट प्राइस। To maintain the price at target price, government will need to buy the surplus stocks Q2 to Q1 and store the goods. This will reduce the supply on the market and keep the price at the required target price. Buffer stock with a shortage, को ऐसा साल आया बारिश नहीं हुई, हेल स्टॉर्म हो गया, सप्लाई एग्रीकल्चर गुड्स की लेफ्ट पे शिफ्ट हुई, अब प्राइस बढ़ के P2 पे जानी थी, सप्लाई कम होने की वजह से हमने टारगेट प्राइस पे रखना है। तो हम क्या करेंगे? सप्लाई को वापस बढ़ाएंगे, S2 से S1 पे लाएंगे, रिलीज करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी बफर स्टॉक में लेट्स से गाजरें थी, रिलीज की हमने, कैरेट्स, और वापस मार्केट की सप्लाई S1 पे ले आए ताकि टारगेट प्राइस कायम रखे। बहुत सिंपल डायग्राम है। एक में आपने सप्लाई को राइट पे शिफ्ट करना है और सरप्लस खरीदने की बात करनी है, दूसरे में आपने शॉर्टेज क्रिएट करनी है, सप्लाई को लेफ्ट पे शिफ्ट करके प्राइस बढ़नी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है टारगेट प्राइस पे रखना, तो सप्लाई को वापस बढ़ा देंगे रिलीजिंग फ्रॉम देयर बफर स्टॉक, ताकि सप्लाई वापस ओरिजिनल लेवल पे आ जाए और टारगेट प्राइस पे आप आ जाए। कोई कंफ्यूजन बच्चों? जी हमजा।
सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पे, सरप्लस खरीद रही है जो कि नहीं बिक रहा, मार्केट में वो नहीं बिक रहा। इसलिए क्या हो रहा है, सरप्लस उठा के गवर्नमेंट ने लगा दिया, प्राइस को रिस्टोर किया। क्वांटिटी डिमांडेड पे डेफिनेटली इफेक्ट आएगा, लेकिन नॉट ऑन डिमांड कर्व। समझ आ गई बात? हम्म। हम्म। नहीं नहीं, हमजा हमजा हमजा, आप एक बात देखो, सप्लाई कर्व, पहले वो आप सरप्लस की बात कर रहे थे, ये देखो, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हो चुका है, S2 पे। रेड लाइन देखो, Q1 से Q2 मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, गवर्नमेंट ने उसको खरीदा है, ठीक है, उससे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के नीचे आई है, सप्लाई S2 पे। कुछ समझे मेरी बात? जो गैप आ रहा था उसको आपने बस एलिमिनेट किया, आपने डिमांड कर्व को शिफ्ट नहीं कराया, राइट? अब बेटे इसके जल्दी से बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स करते हैं। कल मैं इसका रिकैप भी दूंगा क्योंकि पहली दफा ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है। एडवांटेजेस ऑफ बफर स्टॉक स्कीम, चार चार अपने फेवरेट को ही कर लो, स्कोर मिल जाएगा। स्टेबल प्राइसेस, इट हेल्प्स मेंटेन फार्मर्स इनकम्स, a rapid drop in price can make farmers go out of business, which can lead to structural unemployment. Basic straightforward, दो मार्क्स आपके। प्राइस स्टेबिलिटी इंकरेजेस मोर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, आप यहाँ पे कह सकते हैं इवन मल्टीनेशनल्स में वांट टू मूव टू अ कंट्री वेयर एग्रीकल्चरल गुड्स विच आर नॉर्मली रॉ मटेरियल्स, उनकी प्राइसेस आर स्टेबल। ठीक है जी। उसके बाद नंबर थ्री, फार्मिंग कैन हैव पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, लोकल देहाती इलाकों में जितनी फार्मिंग होगी उतनी जॉब्स क्रिएट होंगी, उतने लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहे होंगे। So drop in price can cause a negative multiplier effect within rural areas. पाकिस्तान के साथ यही मसला होता है क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर पाती, कह देते हैं कि जी ये गारंटीड प्राइस है, लेकिन उस पर कर नहीं पाते, तो इसलिए लोगों की इनकम्स, फार्मर्स की बहुत गिर जाती हैं। नंबर फोर जी, टारगेट प्राइस कैन हेल्प प्रिवेंट एक्सेस प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स। फूड इन्फ्लेशन आप कंट्रोल कर सकते हो, पॉवर्टी में कमी आ सकती है, फूड की हर वक्त सप्लाई अवेलेबल रहेगी, शॉर्टेजेस नहीं होंगी, कहत नहीं पड़ेंगे। ये हैं जी इसके बेनिफिट्स। एनीवन हु नीड्स हेल्प, बहुत सिंपल है, अगर मैं नोट शेयर कर दूं, रिवाइज कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम्स ऑफ बफर स्टॉक, कॉस्ट ऑफ बाइंग, गवर्नमेंट को काफी ठीक ठाक एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी अदर एरियाज ऑफ स्पेंडिंग की, और समटाइम्स गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह भी बढ़ाने पड़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे टू बी एबल टू फाइनेंस दिस स्कीम। फिर उसके बाद जी, मिनिमम प्राइस में अगर हम यूज कर रहे थे इसको, बफर स्टॉक स्कीम्स को, तो अक्सर फार्मर्स, क्योंकि उनको श्योर होता है कि हमारी सेल होनी है, गवर्नमेंट ने लेना ही लेना है, वो केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर्स का, नॉन इको फ्रेंडली तरीके से प्रोड्यूस करेंगे ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, ज्यादा सप्लाई कर सकें। तो वो जो है, इन अ वे इट्स नॉट व्हाट वी वांट, वी डोंट वांट एन एनवायरमेंटली इनएफिशिएंट प्रोडक्शन। ठीक है जी। नंबर थ्री, गवर्नमेंट सब्सिडी टू फार्मर्स। सब्सिडी जब भी गवर्नमेंट देती है, चाहे बफर स्टॉक स्कीम के थ्रू हो, inefficiency cause करती है, farmers start relying on subsidies rather than cutting their own cost, and as a result उनके ऊपर प्रेशर अपना कॉस्ट कट करने का नहीं आता। अब क्या ये हर गुड के लिए सूटेबल है? नो। फ्रेश मिल्क, मीट, जो बहुत ही पेरिशेबल गुड्स हैं, उनको बफर स्टॉक के थ्रू इस्तेमाल करना इज नॉट अ गुड आइडिया। गवर्नमेंट के लिए इतना दूध लेके रखना, इतनी रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज किसी गवर्नमेंट के पास नहीं होंगी, और वो ऑब्सोलेंस का खतरा कि वो खराब हो जाएगा स्टॉक, वो आ जाएगा बीच में। बहुत एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, इंस्पेक्टर्स चाहिए होंगे इसके लिए। गवर्नमेंट के लिए प्रैक्टिकली इतना स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है टू फाइंड आउट कि कहाँ कहाँ सरप्लस, किस साल सरप्लस है, किस साल शॉर्टेज है। स्पेशली सरप्लस का साल के एंड में जाके पता लगता है, क्योंकि हो सकता है कंज्यूमर डिमांड बढ़ जाए और सरप्लस ना रहे, तो इसलिए सरप्लसेस को एग्जैक्टली फिगर आउट करना गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अब कोई बच्चा इवैल्यूएशन कोशिश करो बिफोर वी रैप अप द क्लास। शाबाश। हम्म। हम्म। बहुत अच्छे हैं, 3 मार्क्स आ गए, कंक्लूजन दे दें। 3 मार्क्स आ गए, कंक्लूजन दे दें हमजा।
बहुत अच्छी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा वर्ड यूज कर दिया। जिन्होंने सुन लिया उनको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं क्लास रिकॉर्डिंग के लिए, बिकॉज समहाउ बच्चों की आवाज नहीं आती, तो आई रिपीट इट। As discussed above, buffer stock schemes have major advantages in keeping farm prices stable and avoid unnecessary fluctuations. They increase farmers' incomes, their living standards, and rural areas' development. They also ensure food supplies in times of shortage. However, they need a lot of cost to be administered, a lot of government expenditure. There is opportunity cost. Sometimes corrupt elements in the low income countries may not apply the scheme in order to maintain the prices. If anything, they might exploit farmers. जैसे हमारे मुल्क में अनाउंस हो जाता है, अपहोल्ड नहीं होता। Therefore, if government has enough budget, they can ensure buffer stock scheme. They should apply it, but it should be done safely to certain agricultural goods. It is not applicable to all agricultural goods, especially perishable ones. So government should apply it very carefully in order to achieve its benefits. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? बहुत डिटेल है यहाँ पे, आप आराम से देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। जी। ओह! अच्छा, अब आप कह रहे थे जल्दी-जल्दी खत्म करें और क्वेश्चन भेज दिया, लेट्स सी। एक मार्सेल का भी है, लेट्स सी। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग इनकम। बड़ा आसान है जी, 8 मार्क्स, गिव एन आउटलाइन, ठीक है। अब साइलेंस इज अ बिट स्केरी, मोस्ट ominous lines of Sir Junaid that will go down in history. Thank you, Marcel. That was funny. Let's start जी। क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ हमजा का, ये बल्कि मैंने आप लोगों को मिड में करवाया था। इसको जल्दी से देखते हैं जी। ये देखें, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स, बल्कि मैं अपने व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन दिखाई देता हूँ ताकि सब बच्चों को क्वेश्चन सामने होगा तो ज़रा आसानी होएगी लिंक करने में। ये थोड़ा सा, लव यू टू मासल। लेट्स सी जी, देयर वी आर। हमजा का क्वेश्चन किधर है? देयर। Describe the effects on equilibrium price and equilibrium quantity in a period of rising incomes. थोड़ा सा वर्डिंग में कुछ कमी है, ऑफ डिफरेंट गुड्स या कुछ इस तरह का होना चाहिए, लेकिन जो भी है बात समझ आ रही है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कोई खास, हाँ, इक्विलिब्रियम इज द मेन टर्म। इक्विलिब्रियम इज वेयर, नॉलेज के 3 मार्क्स के लिए, इक्विलिब्रियम इज वेयर demand is equal to supply, या quantity demand is equal to quantity supplied. Therefore, it determines market price and quantity. There are no shortages or surpluses. Market price and quantity does not tend to change. 3 मार्क्स कैसे हैं जी? आप स्टार्ट करें, इक्विलिब्रियम इज वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, रेफर टू फिगर बिलो। एक बेसिक डिमांड सप्लाई का लगा के प्राइस क्वांटिटी बना दें, दूसरा मार्क। फिर शॉर्टेज सरप्लस नहीं होते, प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज का टेंडेंसी, थर्ड मार्क। जी 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 हमजा। अभी तो मैं कहीं पहुंचे ही नहीं हूँ मेरा बेटा, अभी तो इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन था। आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इसमें वाइड ही ऑटोमेटिकली आ जाएगी बेटे। नॉर्मल गुड्स की मैंने बात करनी थी, इंफीरियर की बात करनी थी, नेसेसिटीज की करनी थी। यस, वी वुडंट हैव डिफाइंड वाइडली, वी वुडंट हैव गिवन फॉर्मूला। आई गेट योर पॉइंट। यहाँ पे कहीं भी वाईडी का वर्ड नहीं है, तो आई गेट योर पॉइंट। राइजिंग इनकम्स, यस, दिस इज, आई रिमेंबर द क्वेश्चन क्लियरली नाउ। ये हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को प्रॉपरली करते हैं ताकि बच्चों को, बेटे देखो इसमें, अब आई एज अ टीचर मिस इंटरप्रेटेड इट, तो इसमें थोड़ा सा खुद सोचो कितने बच्चों ने मिस इंटरप्रेट किया होगा और ग्रेड थ्रेशोल्ड कितना नीचे आया होगा। आप 4 भी ले लेंगे तो आपका टॉप क्लास रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड शिफ्ट वाले डायग्राम थे। वाईडी का जिक्र आएगा, लेकिन उसका फॉर्मूला डेफिनेशन शायद हमसे मिस हो जाए। 6 मार्क्स तो फिर भी आ जाएंगे हमजा। या, so don't worry about such odd questions. I totally understand what you're saying. हम्म। नॉर्मल इंफीरियर के तो हम 2-2 मार्क्स ले लेंगे, ठीक हो गया। नहीं देखो, इवन जब दूसरा क्वेश्चन मैं 23 का करवाऊंगा,
राइज इन इनकम इफेक्ट ऑन डिफरेंट गुड्स, उसमें हमने नॉर्मल, इंफीरियर और नेसेसिटीज तीनों करनी होती हैं। तो इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं कल के ऐसे क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, ठीक है ना, ताकि दोनों एंगल्स हमारे कवर हो जाए। Right, that's it, G. Good question, Hamza. Keep posting more questions like that. Let's now close the class, and that is it. मैं recording पहले अपनी save कर लूँ, इसमें बड़े अच्छे discussion